हाय हेलो एवरीवन। सो अरमान फाइनेंशियल इस कंपनी पे आज हम कॉन कॉल डिस्कशन करेंगे। इसका रिजल्ट हमने ऑलरेडी इसका कवर किया हुआ है। रिजल्ट ओवरऑल अच्छे थे इस कंपनी के। थोड़ा एसेट क्वालिटी में इशू था, सो उसमें भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या चीजें हैं जो हमें अरमान पे फोकस करना है, जिन नंबर्स पे गोइंग अहेड। सो कॉन कॉल से सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें ये पता चलेगा कि मैनेजमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, जो एसेट क्वालिटी इनकी थोड़ी खराब हुई है उसको लेकर के। एंड एज अ इन्वेस्टर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से गोइंग अहेड, क्या आउटलुक रहने वाला है इस कंपनी का। सो कॉन कॉल में सबसे मेजर हाईलाइट तो इनकी यही रही है, मैनेजमेंट ने जो दी है कि जो ये लास्ट क्वार्टर गया है अभी थर्ड क्वार्टर, इसमें इन्होंने जो क्यूआईपी रेज किया है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 230 करोड़ का इन्होंने क्यूआईपी अभी रेज किया है थर्ड क्वार्टर के अंदर। अब जब भी कोई कंपनी या कोई बिजनेस जो है वो क्यूआईपी सक्सेसफुली रेज करता है, तो ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव मैसेज आता है इन्वेस्टर्स को कि वैल्यूएशन वाइज या प्राइस वाइज वहां पे आप ज्यादा कंसर्न नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा डीप फंडामेंटली उस बिजनेस को स्टडी कर सकते हो। बिकॉज होता क्या है, जब भी कोई स्टॉक स्पेशली कुछ मंथ के अंदर अगर 40-50% का रनअप दे दे, 40-50% रिटर्न जनरेट कर देता है, तो एक जनरल कंसेंसस हो जाता है, एक ऐसा कंसर्न आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि क्या ये स्टॉक जो है वो इस लेवल पे ठीक है, क्या हमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए स्टॉक के अंदर। सो वैसे केस में अगर कोई कंपनी उस वैल्यूएशन पे क्यूआईपी रेज करती है, तो इट मीन्स कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो उस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है, उस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब है कि उनको कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है उस बिजनेस के अंदर, तो वो जो प्राइस को लेकर के थोड़ा कंसर्न जो है वो काफी कम हो जाता है एक रिटेल इन्वेस्टर का। एंड फर्दर हम उस बिजनेस को स्टडी कर सकते हैं। अगेन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो, बिकॉज अभी रिसेंटली पेटीएम का भी ऐसा ही हुआ है कि मॉर्गन स्टैनली ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सो अगेन वहां पे हम ये रूल सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि इसका मतलब पेटीएम में भी सब अच्छा है। ये जस्ट एक आपको हिंट देता है कि चीजें वहां पे थोड़ी सी बेटर हैं, आप प्राइस को थोड़ा सा भूल सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। एंड फर्दर आप बिजनेस में क्या ग्रोथ दिख रही है उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। सो वो क्यूआईपी इनका सक्सेसफुल रहा है इस क्वार्टर के अंदर। देन इसका पर्पस क्या है, इस फंड को आगे कैसे यूज करेगा ये कंपनी। सो इसमें इन्होंने 3 टारगेट दिए हैं। पहला टारगेट तो इनका ये है कि इनका जो लोन बुक है जो अभी 24-2500 करोड़ का है, सो इनका टारगेट है कि इस लोन बुक को 5000 करोड़ तक करना है इनको। तो पहला पर्पस तो इसका ये है फंड रेज का। दूसरा पर्पस ये है कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो इनको एक हेल्दी लेवल पे मेंटेन करना है। तो कैपिटल एडिकेसी रेशियो बेसिकली क्या होती है, आरबीआई ने क्या किया है कि जितने भी लोन प्रोडक्ट हैं, होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, सबके सब लोन प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उनको एक रिस्क वेटेज दिया है कि होम लोन है तो उसका इतना रिस्क है, तो आपको उसके अगेंस्ट में एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो कैपिटल बफर में रखना पड़ेगा। होम लोन क्योंकि सिक्योर लोन है तो उसमें रिस्क कम है। अनसिक्योर्ड लोन क्योंकि रिस्क उसमें ज्यादा है तो उसमें आपको ज्यादा कैपिटल बफर रखना पड़ेगा। सो ये आरबीआई ने हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में एक रिस्क वेटेज दी हुई है, जो कि बैंक्स और एनबीएफसी को उनके अगेंस्ट में एक एडिशनल कैपिटल बफर रखना पड़ता है। अब एनबीएफसी के लिए रेगुलेशन क्या है कि इन्हें मिनिमम 15% कैपिटल एडिकेसी रेशियो मेंटेन करके रखनी है। अरमान के केस में अगर हम देखें तो ये नंबर ऑलरेडी 22-23% के आसपास है, यानी कि हेल्दी लेवल पे इनका कैपिटल एडिकेसी रेशियो मेंटेन्ड है। अब कंपनी का टारगेट ये है कि इस कैपिटल एडिकेसी रेशियो को वो इसी लेवल के आसपास मेंटेन रखें, हेल्दी लेवल पे मेंटेन रखें। तो दूसरा टारगेट इनका ये है। तीसरा पर्पस ये है इनका कि डेट टू इक्विटी वो भी हेल्दी लेवल पे इनको मेंटेन रखना है। करेंटली आई थिंक 2.1 है। सो इनका टारगेट ये है कि डेट टू इक्विटी को भी एक हेल्दी लेवल पे मेंटेन करेंगे। तो ये तीन मेन टारगेट है इसके, जो इन्होंने फंड रेज किए हैं अभी। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है इस क्वार्टर में कि इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, माइक्रो लैब। सो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया। अब माइक्रो लैब क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो वैसे 50 लाख 60 लाख का भी होता है। माइक्रो लैब में ये कंपनी जो है वो 3 से 10 लाख तक के टिकट साइज का लोन ऑफर करेगी एमएसएमई कस्टमर्स को। ये पहला पर्पज है। दूसरा, इसमें टेन्योर जो है वो 2 से 6 साल का होगा, यानी मीडियम टेन्योर के लिए ये कंपनी लोन ऑफर करेगी अपने कस्टमर्स को। अब इसके पीछे का पर्पस क्या है, क्यों अरमान, बिकॉज अरमान का मॉडल अगर आप देखोगे तो ये माइक्रो फाइनेंसिंग है। माइक्रो फाइनेंसिंग यानी कि अनसिक्योर्ड लोन ये ज्यादा देते हैं। तो अब ये सिक्योर्ड लोन में क्यों आए हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्यों आए हैं, उसके पीछे का अगर हम पर्पस समझे तो सी माइक्रो फाइनेंस में आप कस्टमर्स को स्मॉल टिकट साइज लोन देते हो, 30,000 40,000 50,000 तक के आप लोन ऑफर कर सकते हो माइक्रो फाइनेंस के अंदर। अब जो कस्टमर्स का आई मीन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनको ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो उसके 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 रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती। सो वहां पे वो कस्टमर क्या करेगा, वो स्विच कर लेगा दूसरे लेंडर के पास जो कि उसे थोड़े से हायर टिकट साइज लोन ऑफर कर दे। सो वहां पे अरमान का क्या हो रहा था कि कस्टमर एक एक लॉस हो जा रहा था, क्योंकि एक लेवल के बाद ऑब्वियसली
कस्टमर का ऐसे बिजनेस बढ़ गया है तो अब उसे हायर टिकट साइज लोन चाहिए, तो वो अरमान को छोड़ के किसी और लेंडर के पास जा रहा है। बट माइक्रो लैब से अब अरमान जो है वो उस कस्टमर को भी टारगेट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे वो 3 लाख से लेकर के 10 लाख तक का टिकट साइज ऑफर कर रहा है। सो उसकी जो वो रिक्वायरमेंट है वो अरमान फुलफिल कर सकता है। तो इससे होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके माइक्रो फाइनेंस के, वो उनकी अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती भी है तो कल को अरमान उनको ये वाला लोन ऑफर कर सकता है, यानी कि कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर टारगेट जो है वो बढ़ जाएगा इस कंपनी का। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके। अभी ऑब्वियसली एक सैंपल प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, टेस्टिंग कर रहे हैं अभी कि मार्केट में कैसा रिस्पांस मिलता है इनके इस प्रोडक्ट को। सो डिपेंडिंग अपॉन की जैसा रिस्पांस रहेगा आगे उसको ये इस प्रोडक्ट को फर्दर स्केल करेंगे। अब अरमान यूजली तो अभी इसको टेस्ट कर रहा है, एंड अभी तक उन्होंने सिर्फ 22 लोन ही डिसबर्स किए हैं। अमाउंट वाइज देखे तो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का टोटल लोन इन्होंने डिसबर्स किया है लास्ट 1.5-2 महीने के अंदर। लेकिन मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस प्रोडक्ट को लेकर के। रीजन बीइंग कि उनका वही वो जो हमने अभी चीजें डिस्कस करी कि बिल्कुल उन्होंने पूरा असेस किया है मार्केट में कि कितनी डिमांड है, और इनका ऐसा मानना है बिल्कुल राइट प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। क्योंकि स्पेसिफिकली रूरल कस्टमर्स को ही ये टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज से छोड़ करके सीधे टियर 1 या मेट्रो सिटीज में एंटर कर रहे हैं। रीजन इनका वही है, उसी टाइप ऑफ कस्टमर को ये ऑफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा टिकट साइज उनकी ज्यादा हो जाती है, सो ये एक मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंट देता है कि उस रीजन में ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस है, और काफी ज्यादा एनालाइज करके इन्होंने इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इसीलिए मैनेजमेंट कि ये प्रोडक्ट जो है वो काफी सक्सेसफुल रहेगा इनके लिए। सो वो आगे ऑब्वियसली हम ट्रैक करते रहेंगे। देन इसके अलावा जो ग्रोथ है, इस क्वार्टर में जो ग्रोथ रही है अरमान की, अराउंड अराउंड 50% से इनका लोन बुक ग्रो हुआ है। पर्सनली हमने रिजल्ट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, बिकॉज आईएफएल को अगर आप देखोगे तो उनका जो माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक था वो 55-57% से ग्रो हुआ था। पूना वाला फिनकॉर्प जिसका लोन बुक का साइज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अरमान अरमान आई थिंक 16,000 करोड़ का लोन बुक है पूना वाला का, उनका उनका भी ग्रोथ जो है वो 57-58% था। सो वहां पे एक्सपेक्टेशन यूजली थोड़ी ज्यादा थी अरमान से कि एटलीस्ट उनका जो ग्रोथ है लोन बुक का वो 55-60% के आसपास रहना चाहिए। ऑल दो वो नंबर 50% आया, बहुत खराब नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। सो अरमान उसमें ये कह रहा है कि जो 50% की हमारी ग्रोथ आई है, जो इतनी अच्छी ग्रोथ आई है, इसमें मेजरली 2 रीजन है। पहला तो ये कि रूरल इकोनॉमी में डिमांड बहुत अच्छी है, क्रेडिट की, लोन की डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सो उसकी वजह से ग्रोथ है। दूसरा, आरबीआई की जो पॉलिसीज रही है, जो हमने इनके रिजल्ट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि पास्ट में आरबीआई ने पिछले 2-3 साल के अंदर कुछ रेगुलेशन चेंज किए हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, जिससे पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ है। और माइक्रो फाइनेंस की आप हर एक कंपनी को देखोगे तो सबकी ग्रोथ नंबर्स बहुत अच्छे हैं, पूरी इंडस्ट्री अराउंड 20-25% पे ग्रो कर रही है। सो इसमें बहुत मेजर रोल रहा है आरबीआई का, जो उन्होंने कुछ रेगुलेशन चेंज किए हैं इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सडनली क्या हुआ है कि कस्टमर सेगमेंट बढ़ गया है कंपनीज का, और मार्केट साइज भी बढ़ गया है कंपनीज के लिए, बड़ा मार्केट साइज वो आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये दो मेजर रीजन है। इसके अलावा अरमान ने जो इनकी क्रेडिट अंडर राइटिंग है उस पर थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस डाला है, थोड़े से फिल्टर्स और फर्दर ऐड किए हैं, ये एक अच्छी चीज है। बिकॉज सपोज पहले ये किसी एक कस्टमर को लोन देने से पहले अगर 5 चीजें चेक कर रहे थे, तो अब ये 10 चीजें चेक कर रहे हैं, यानी कि इनका रिजेक्शन रेट बढ़ रहा है। तो इससे बेसिकली आपको शो क्या कर रहा है कि मैनेजमेंट ब्लाइंडली ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि 60-70% की सिर्फ ग्रोथ ही चाहिए उन्हें, उनका फोकस इस पे भी है कि हम लोन डिसबर्स करें, बट वो लोन हेल्दी हो, वो उस लोन की रीपेमेंट भी आनी चाहिए। सो इसलिए वो क्रेडिट फिल्टर्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ये काफी पॉजिटिव चीज है, ये फोकस दिखाता है मैनेजमेंट का। देन लास्ट ईयर इन्होंने कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर एक्सपैंड किया था, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड। सो उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस कंपनी को, एंड अभी करंटली जो इनकी प्रेजेंस है वो 10 स्टेट्स के अंदर है, और इसको धीरे धीरे ये और एक्सपैंड कर रहे हैं। आरओई इनका थोड़ा सा कम हुआ है इस क्वार्टर में, एंड ऑब्वियसली उसका रीजन भी है क्योंकि इक्विटी रेज किया है इन्होंने, तो बेस आपका बढ़ गया, जिससे आरओई आपका इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अभी भी अगर आप इनका आरओई देखोगे तो 39% से कम होकर के 35% आया है। सो आई डोंट नो इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी एनबीएफसी या बैंक है जिसका 25-30% का भी आरओई है। हार्डली आपको कोई और बैंक, कोई एनबीएफसी मिलेगी जिसका 35-40% के आसपास का आरओई हो। सो आरओई अभी भी बहुत हेल्दी लेवल पे इस कंपनी ने मेंटेन करके रखा है, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर हमको क्या चाहिए, जब भी या तो कोई बैंक हो या कोई एनबीएफसी हो, अगर उसका आरओई 20% से अबव है तो वो बहुत हेल्दी लेवल पे है, बिकॉज हमें यही 25-30% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी से। सो उसके लिए अगर वो 20%, 22% का आरओई भी मेंटेन रखे तो वो बहुत हेल्दी माना जाता है। एंड मार्केट भी, जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है, कि उन कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन देता है कंपेयर टू वैसी कंपनी जिनका आरओई मीडियोकर रहता है 10, 12, 14, 15% के आसपास। तो अरमान का आरओई ऑल्दो थोड़ा सा कम हुआ है,
इक्विटी बढ़ने की वजह से, लेकिन अभी भी बहुत बहुत हेल्दी लेवल पे है। 35% के आसपास का इनका करंट आरओई नंबर है। एसेट क्वालिटी पे कंपनी ने कहा है कि एसेट क्वालिटी जो थोड़ी सी खराब हुई थी, उस पे इनका कहना है कि थोड़ी सी जीएनपीए के नंबर बढ़े हैं। एंड आरबीआई ने भी, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि बीच बीच में कमेंट्री देता है आरबीआई, कि अनसिक्योर्ड रिटेल लोन से बैंक्स और एनबीएफसीज को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। वहां पे काफी ज्यादा एलोकेशन बढ़ रहा है बैंक्स एनबीएफसीज का, और वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो आरबीआई का बेसिकली काम भी अगर आप देखोगे तो यही काम है। वो डायरेक्टली तो किसी पे बैन लगा नहीं सकते कि आप इस कस्टमर को लोन ही देना बंद कर दो, बट उनका काम यही है कि वो ऐसी गाइडलाइन दे, ऐसी कमेंट्री दें, जिससे बैंक्स एनबीएफसीज को ये आइडिया लगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा एलोकेशन ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉशियस हो सकते हैं, थोड़ा सा अपना अंडरराइटिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम कस्टमर का बिहेवियर चेक नहीं कर रहे थे तो हमें बिहेवियर चेक करना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड और अच्छे से चेक करना चाहिए, जिससे कि एनपीए के प्रॉब्लम थोड़े से कम हो। सो ओवरऑल बिजनेस पे कम इफेक्ट पड़े। तो ये आरबीआई बीच बीच में अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के थोड़ी सी कमेंट्री पास कर रहा है। अब इसमें अरमान का ये कहना है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा एसेट क्वालिटी मेंटेन करने का। बट ऑब्वियसली अगर सिस्टम में ही कोई रिस्क आ जाएगा, कोई सिस्टम में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहां पे हमारे भी एनपीए के नंबर्स बढ़ सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट काइंड ऑफ एक ऑनेस्टी शो कर रहा है, एक आपको बिल्कुल जेन्युइन आंसर दे रहा है, कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहा है इसमें। बिकॉज ये समझने वाली बात है कि अगर सपोज कोविड जैसा सिनारियो हो जाए जहां पे लोगों की जॉब ही जा रही है, बिजनेस इनकम ही नहीं आ रही है, तो वहां पे कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, उनके एनपीए बढ़ेंगे। सो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप तो बहुत अच्छे बैंक हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपका एनपीए क्यों बढ़ रहा है। बिकॉज ये यूजुअल चीज है, जब पूरी सिस्टम पे, पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो हर एक बिजनेस पे पड़ेगा। तो वही अरमान ने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट ऑब्वियसली अगर सिस्टम में ही कोई रिस्क आ जाएगा इस तरीके का, तो वहां पे एसेट क्वालिटी हमारी भी बढ़ सकती है। देन उसके लिए इन्होंने क्या किया है, एग्रेसिवली प्रोविजनिंग बढ़ा दी है, जो हमने इनके रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि इनका क्रेडिट कॉस्ट ऑलमोस्ट 70-80% से बढ़ गया था कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो इन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ा दी है, कंटीजेंसी प्रोविजनिंग बढ़ा दी है, जिससे कि कल को चल के अगर एनपीए बढ़ते भी हैं तो उसको मैनेज करने के लिए ऑलरेडी इनके पास बफर रहेगा, और वो वहां पे एसेट क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं, खराब अगर एसेट क्वालिटी होती भी आगे। देन अब एक कैलकुलेशन एक एनालिस्ट ने शेयर करी अरमान की मैनेजमेंट के साथ। अब इसको इन्होंने टोटली डिक्लाइन नहीं किया है, बट एक आइडिया हमें लग सकता है एज ए इन्वेस्टर कि हम क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से अगले 1-1.5 साल के अंदर। तो अरमान ने अभी रिसेंट फंड रेज किया है, इसके अंदर इनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टारगेट तो यही है कि ये जो फंड रेज किया है, इससे ये अपने बिजनेस को और ग्रो करेंगे, हेल्दी रेट पे ग्रो करेंगे। तो करंटली जो अरमान का लोन बुक है वो अराउंड 2,500 करोड़ के आसपास है, 2,500 करोड़ का लोन बुक है। और अभी इनका अगर हम ग्रोथ का रन रेट देखें तो 50% के से ये बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। अब जो नया फंड रेज इन्होंने किया है, उससे अगर हम ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन भी रखें कि अगर अरमान इसी ग्रोथ रेट को मेंटेन भी रखता है, मतलब बढ़ाता नहीं है, अगर करंट ग्रोथ रेट को मेंटेन भी रखता है ये, जो 50% की ग्रोथ रेट है, तो इससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक यानी कि FY25 तक इनका जो लोन बुक का साइज है वो अराउंड 38-3900 करोड़ के आसपास हो जाएगा, यानी 4,000 करोड़ से थोड़ा सा कम, 38-3900 करोड़ का इनका लोन बुक का साइज हो जाएगा। नाउ मार्जिन इनके 13% है, क्रेडिट कॉस्ट हमने देखा 2.6-2.7% का क्रेडिट कॉस्ट है। तो ये सारे नंबर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो उससे हमें ये आइडिया लगता है कि नेक्स्ट ईयर 38-3900 करोड़ के लोन बुक के साइज पे अरमान जो है वो बहुत इजिली 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो डिलीवर कर सकता है। करंट अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो 9 मंथ्स है, इसमें इनके 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट है अभी तक 9 मंथ्स में। और हर क्वार्टर में ये कंपनी 42-43 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो रिपोर्ट कर रही है। सो अगर हम थोड़ा सा अज्यूम करेंगे इस क्वार्टर में भी इनका यही 40-42 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है, तो FY24 एंड का जो नेट प्रॉफिट होता है इनका वो 165 करोड़ के आसपास होता है। और नेक्स्ट ईयर जो पॉसिबिलिटी है, जो करंट ग्रोथ रेट अभी इस कंपनी का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी जो है 250 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट कर सकती है, विच मीन्स कि 165 करोड़ से 250 करोड़ यानी कि अराउंड 50% का पैट ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। ऑब्वियसली ये अजम्पशंस है बेसिस ऑन की करंट परफॉर्मेंस जो चल रही है इस कंपनी की, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, उसके लिए ऑब्वियसली हमें ट्रैक करते रहना है। बिकॉज मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि कैलकुलेशन के ऊपर तो बिजनेस चलता नहीं है, वो डायनामिक है, सप्लाई डिमांड चेंज होती रहती है हर क्वार्टर हर मंथ, तो उसको ट्रैक करना है। बट एक हमें ये समझ आ जाता है एज ए इन्वेस्टर कि इस बिजनेस में इस लेवल से भी 50% तक की अपनी प्रॉफिट को ग्रो करने की कैपेबिलिटी है नियर फ्यूचर में। सो इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ हम इस कंपनी को आगे ट्रैक कर सकते हैं कि हमें यह समझ आता है कि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अगले 1-1.5-2 साल के लिए।
सो ये एक कैलकुलेशन जो है एनालिस्ट ने शेयर करी थी। देन इनका कहना है कि वही अगेन आरबीआई ने थोड़ा सा कंसर्न रेज किया है माइक्रो फाइनेंस में जो कंपनीज हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है उसको लेकर के। तो उसके लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़े से कम किए थे, लैंडिंग रेट अपने कम किए थे इस क्वार्टर में। और थोड़ा सा मार्जिन इनका और डिटोरियोरेट हुआ इस क्वार्टर में। उसका उसका एक रीजन और है कि जो एमएसएमई और टू व्हीलर वाला लोन बुक है इनका, उस पे इन्होंने मार्केटिंग थोड़ी सी ज्यादा करी थर्ड क्वार्टर के अंदर, बिकॉज दिवाली थी, नवरात्रे थे, न्यू ईयर का टाइम था। तो ऐसे 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 सीजन में यूजुअली हम देखते हैं इंडिया में टू व्हीलर की जो परचेजिंग है वो बढ़ जाती है, बिजनेस का मोमेंटम अच्छा रहता है, तो लोग जो है वो अपनी इन्वेंट्री में, वर्किंग कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो उस डिमांड को कैटर करने के लिए अरमान ने थोड़ा सा मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड किया था, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो थोड़े से इफेक्ट हुए। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये सीजनल है। किसी क्वार्टर में आप देखोगे कि हमें मोमेंटम अच्छा लग रहा है तो हम मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड कर देंगे, जहां पे आप देखोगे थोड़ा बहुत यील्ड हमारा कम हुआ है, और बाकी क्वार्टर में ये नॉर्मल रहेगा। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हर क्वार्टर में हमारी मार्केटिंग इतनी ही रहेगी, थोड़ी बहुत डिपेंडिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी हम उसमें कम ज्यादा उसको करते रहेंगे। देन स्लीपेजेस पे इन्होंने कहा है, जो एसेट क्वालिटी वाली बात है, कि कुछ मतलब जो इनका एनपीए थोड़ा सा बड़ा है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक दो पर्टिकुलर स्टेट से बहुत ज्यादा बड़ा हो। जितने भी इनके 10 स्टेट में प्रेजेंस है, तो हर स्टेट में थोड़ा बहुत एनपीए का इशू आया है, हर स्टेट में थोड़ा बहुत इनका एनपीए बड़ा है। आप ये कह सकते हो कि महाराष्ट्र और एमपी इन दो स्टेट में थोड़ा सा ज्यादा है, बट ओवरऑल सारे स्टेट में थोड़ा थोड़ा एनपीए बढ़ा है। अब यहाँ पे वैसा केस नहीं है, जैसे हमने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का डिस्कस किया था कि उनका जो तमिलनाडु का पोर्टफोलियो है वो फ्लड से इंपैक्ट हुआ और वहां पे एनपीए ज्यादा बढ़ा। सिमिलरली हमने एक्विटास के केस में डिस्कस किया कि उनका तो तमिलनाडु में 50% से भी ज्यादा लोन बुक है, और वहां पे फ्लड आया जिसकी वजह से उनका काफी ज्यादा एनपीए बढ़ गया था। तो ऐसा केस अरमान के साथ में नहीं है कि एक दो पर्टिकुलर से इतना ज्यादा खराब हो गया कि पूरा एनपीए बढ़ गया। इनका कहना ये है कि थोड़ा बहुत स्लीपेजेस के नंबर जो है वो अक्रॉस स्टेट, जितने भी स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है, थोड़ा बहुत वहां पे हमारा बढ़ा है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है अरमान की, स्लीपेजेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट इन्होंने शेयर किया इनके मैनेजमेंट ने, कि आप पूरे बैंक्स, पूरे एनबीएफसीज का देख रहे हो लास्ट कुछ क्वार्टर से कि सबके धीरे धीरे एनपीए जो है वो बढ़ रहे हैं। अब अगर आप एफएमसीजी कंपनीज को ट्रैक करते हो, तो एफएमसीजी कंपनीज में क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे डाबर है, नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सबकी लास्ट कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो रूरल इकोनॉमी में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल काइंड ऑफ नेगेटिव है उनकी। जो भी ग्रोथ आ रही है वो सेमी अर्बन मेट्रो सिटी से ही आ रही है। तो वहां पे उन्होंने क्या कहा है कि कोविड के बाद रूरल इकोनॉमी में लोगों की इनकम अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सो अब यहाँ पे अरमान ये कह रहा है कि आप इसको डायरेक्टली, जो हमारे एनपीए बढ़ रहे हैं, उसको डायरेक्टली इस चीज से रिलेट नहीं कर सकते कि रूरल इकोनॉमी में लोगों की इनकम इम्पैक्ट हुई है, उसी से एनपीए बढ़ रहा है या उसी से स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत मेजर चेंज आया है इंडिया के कल्चर में पिछले 3-4 साल के अंदर। सो हुआ क्या है कि 3-4 साल पहले या फिर कोविड से पहले का एरा जो अगर हम देखें, तो उसमें क्या था कि इंडिया में सेविंग का कल्चर ज्यादा था, लोग सेव करना ज्यादा प्रेफर करते थे। बट ये कल्चर कोविड के बाद काफी ज्यादा चेंज हुआ है। अब हमारे यहाँ पे क्रेडिट कल्चर आ गया है, यानी कि लोन लेना चाहते हैं लोग, लोगों के अंदर जो इंटरेस्ट है लोन लेने का वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ है पिछले 3-4 साल के अंदर। सो इसके इसकी वजह से अगर आप डिमांड देखोगे क्रेडिट की या लोन की, ये स्पेशली पोस्ट कोविड काफी ज्यादा बढ़ी है। और ये हमें भी समझ आता है, इसको, इस डिमांड को केटर करने के लिए सप्लाई भी बढ़ी है। बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम देखें तो दिन में कितने सारे फोन्स आते हैं बैंक्स के, एनबीएफसीज के, फिनटेक कंपनीज के, जो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट लोन ऑफर कर रहे हैं। सो सप्लाई भी बढ़ी है। कई ऐसी फिनटेक कंपनीज हैं जो खुद तो लोन नहीं देती, बट बैंक्स या एनबीएफसी के साथ कोलैबोरेट करके कस्टमर्स को लोन ऑफर कर रही है। तो डिमांड भी इंक्रीज हुई है, एट द सेम टाइम सप्लाई भी बढ़ी है इकोनॉमी के अंदर लोन देने की। सो क्योंकि जैसे पहले 100 कस्टमर अगर लोन ले रहे थे, तो उसमें से कुछ परसेंटेज थे जो एनपीए में आ रहे थे। आज के टाइम पे नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पेनेट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है लोन का। सो दैट इज द मेन रीजन कि आप ये देख रहे हो कि स्लीपेजेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कस्टमर का साइज बढ़ गया है। वो कस्टमर्स भी ऐड हो गए इसके अंदर जिनका पहले का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, लोन का कोई हिस्ट्री नहीं थी क्रेडिट की। सो उनको इतना आइडिया नहीं है कि क्रेडिट डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना लोन की रिपेमेंट को, सिबिल स्कोर पे इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सो ये एक अच्छा बिहेवियर आई मीन उन कस्टमर्स का नहीं है जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं इस क्रेडिट कल्चर के अंदर।
तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से एनपीए बढ़ रहे हैं। इसको हम डायरेक्टली इस चीज के साथ लिंक नहीं कर सकते कि इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में लोगों की इनकम पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है इसलिए स्लीपेजेस बढ़ रहे हैं। बिकॉज अगर वैसा होता तो लोग लोन लोन लेना भी कम कर देते, लोन की डिमांड भी कम हो जाती। बट लोन की डिमांड अगर आप देखोगे तो वो तो वैसी है, वो और बड़ी है। 40-50% से हर एक एनबीएफसी बैंक जो है वो अपने लोन बुक को ग्रो कर रहा है। तो ये चीज ये शो कर रही है कि रूरल इकोनॉमी में लोन की डिमांड है, बट क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली वहां पे एसेट क्वालिटी का थोड़ा सा चैलेंज होना स्टार्ट हुआ है। ये ओवरऑल अरमान ने काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट अपनी शो करी है इसमें। देन इसके अलावा इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज शो करी है, जो हमने इनके रिजल्ट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, कि जो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है यहाँ पे अब आप 1.5% का क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी क्रेडिट कॉस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है वो 2.5% के आसपास ही होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, पॉलिसीज चेंज हुई है, आरबीआई ने रेगुलेशंस भी चेंज करी है एनबीएफसी की। पहले एनबीएफसी को क्या था कि अगर कोई कस्टमर लगातार अपनी 6 ईएमआई मिस करता था 6 मंथ्स तक, तो आप उस कस्टमर को एनपीए डिक्लेयर कर सकते थे। अब वो रेगुलेशन चेंज होकर के 3 मंथ्स पे आ गया है। तो बैंक और एनबीएफसी दोनों अब सेम लेवल पे है। कोई भी कस्टमर अपनी 3 ईएमआई अगर मिस करता है तो बैंक और एनबीएफसी को उसको एनपीए डिक्लेयर करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली क्रेडिट कॉस्ट अब बढ़ गई है एनबीएफसी की भी, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने रिस्कियर सेगमेंट में लोन देकर भी एक एनबीएफसी जो है वो 1.5-2% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन करेगी। सो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है, आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि 2.5% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा इस बिजनेस में। लेकिन ये बिजनेस मॉडल इस तरीके का है जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लैंडिंग रेट आप बहुत ज्यादा चार्ज करते हो, 24, 25, 26% की लैंडिंग रेट आप चार्ज करते हो, एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा रहती है, पैड ग्रोथ भी ज्यादा रहता है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है इसमें बैलेंस शीट और पीएनएल आपको अलाउ करता है कि आप 2.5% का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो अब्सॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। ये मॉडल इस तरीके का है। अब इसको अगर हम लिंक करें, जो हमने बंधन बैंक के केस में डिस्कस किया था, कि वो बंधन बैंक जो है वो 15-16% पे ग्रो कर रहा है और क्रेडिट कॉस्ट उसका 2.6% के आसपास है। सो ऑब्वियसली बंधन बैंक एक बहुत ही रिस्की डील बन जाता है, क्योंकि एक बैंक होकर के वो 15-16% की ग्रोथ दे रहा है सिर्फ, और वहां पे 2.5-2.6% का क्रेडिट कॉस्ट है। विजा विज यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंस लगता है कि अगर कोई बिजनेस 30-40% पे ग्रो कर रहा है और तब अगर उसका क्रेडिट कॉस्ट 2.5% के आसपास है, तो ये बिल्कुल सेंस बनता है। बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी है, यहाँ पे मार्जिन की ग्रोथ है, यहाँ पे टॉप लाइन की ग्रोथ है। वहां तो बिजनेस ही 15-16% पे ग्रो कर रहा है और जिसमें से 2.5% का वो क्रेडिट कॉस्ट है। तो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि हाँ, यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा रहेगी इस मॉडल में, लेकिन यहाँ पे पीएनएल और बैलेंस शीट जो है वो अलाउ करती है बिजनेस को, कंपनी को, कि वो इतना क्रेडिट कॉस्ट बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी वे में एक अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं गोइंग अहेड। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट जो है वो मैनेजमेंट ने शो करी है इसमें। गाइडेंस पे, बिकॉज डिमांड बहुत अच्छी है तो इनसे पूछा गया कि डिमांड अगर इतनी अच्छी है तो क्या आप अपनी ग्रोथ गाइडेंस को रिवाइज कर रहे हैं। सो उस पर मैनेजमेंट ने वही कहा कि अभी करंटली वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी ग्रोथ गाइडेंस को रिवाइज करे, बिकॉज काफी सारी नई नई चीजें आ रही है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आरबीआई का रेगुलेशन बार बार आ रहा है, इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम किया है, एनपीए बीच बीच में बढ़ रहे हैं। तो इसमें इनका कहना है कि एक बार ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो क्वार्टर चल रहा है अभी जनवरी से मार्च वाला, ये क्वार्टर एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगले साल का ये गाइड कर सकते हैं। करंटली ग्रोथ गाइडेंस वही है, 35-40% का ये कंपनी ग्रोथ टारगेट कर रही है अगले 2-3 साल के अंदर। सो करंट गाइडेंस इन्होंने अपनी वही मेंटेन रखी है। देन कंपटीशन पे अरमान का कहना है कि 20% जिन एरिया में इनकी प्रेजेंस है वहां पे कंपटीशन बहुत कम है, ना के बराबर है। 30% जिन एरिया में इनकी प्रेजेंस है वहां पे कंपटीशन थोड़ी सी ज्यादा है, मीडियम टाइप, और 50% जहां पे इनकी प्रेजेंस है वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सो कंपटीशन पे मैनेजमेंट बेसिकली कह रही है कि ये ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी वैरी कर रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि किसी एरिया में हर एरिया में सेम लेवल का है, किसी एरिया में थोड़ा सा ज्यादा है। सपोज कच्छ जो है गुजरात का, वहाँ कंपटीशन बिल्कुल कम है। अहमदाबाद जो है गुजरात का, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सो ये डिपेंड करता है ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, कुछ मेजर कंसर्न इसमें है नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि अरमान की जो ग्रोथ रेट है वो यूजुअली अगर आप देखोगे तो पूरी जो माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री है उससे डबल रेट पे ये कंपनी ग्रो करती है। इसका पास्ट का भी ट्रैक रिकॉर्ड है और करंटली भी अगर आप देखोगे तो यही है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 20-25%, वीजा वीजा अरमान ग्रो कर रहा है ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास। तो इस पे अरमान का ये कहना है कि इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बेसिकली कि जब भी इकोनॉमी में डाउन साइकिल आता है, जैसे जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आया, कोविड आया,
तो इन सारे इस साइकिल के बाद जब अप साइकिल आता है तो उसमें अरमान की रिकवरी सबसे फास्ट होती है। इवन कोविड के बाद भी अगर आप देखो तो अरमान उन कुछ कंपनीज में था जो फटाफट से जब रूरल इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई, लोन ग्रोथ आनी शुरू हुई इकोनॉमी के अंदर, सो अरमान उन कुछ एनबीएफसीज में था जिन्होंने फटाफट से 40-50% की ग्रोथ रेट अपनी स्टार्ट करी और उसको अभी तक इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। सो वही चीज अरमान का कहना है कि ये एक मेजर रीजन है कि वो इंडस्ट्री से डबल रेट पे ग्रो कर पाते हैं बहुत इजीली। इसके साथ में ऑब्वियसली क्योंकि साइज भी बहुत छोटा है, सिर्फ 24-2500 करोड़ का लोन बुक है, सो वो भी इनको हेल्प करता है कि इंडस्ट्री से डबल रेट पे ये ग्रो कर पाए। एंड एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अरमान आई थिंक उन कुछ एनबीएफसीज में से है, माइक्रो फाइनेंसिंग एनबीएफसीज में, जो इतने रिस्कियर सेगमेंट में डील करता है और अभी तक इतने सारे साइकिल में कभी भी ये कंपनी जो है वो लॉस में नहीं गई है, हमेशा इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखा है। सो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है। देन आरओए और आरओई पे इनका गाइडेंस है कि आरओए का टारगेट है इनका कि 4.5% के आसपास मेंटेन रखना है। ऑल्दो करंट आरओए नंबर इनका ऑलरेडी 7% है, सो बहुत अच्छा नंबर मेंटेन करा हुआ है। आरओई का टारगेट वही है कि 25% से अबव मेंटेन करना है इनको आरओई। करंट आरओई इनका 35% के आसपास है, तो आरओई आरओए दोनों ही बहुत हेल्दी लेवल्स पे ऑलरेडी कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। देन जो रिसेंट अभी रेगुलेशन आया था आरबीआई का, जिसमें उन्होंने बैंक्स एनबीएफसीज को कहा था कि अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में आपको अपना कैपिटल जो है वो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। सो उस पर अरमान ने क्लियरली कहा है कि हमें उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस पे वो एप्लीकेशन वो रूल अप्लाई नहीं होता है। बट बोरोइंग साइड पे, क्योंकि आरबीआई ने ये भी कहा था कि जो बैंक एनबीएफसीज को लोन दे रहे हैं उनको भी अपना कैपिटल रिस्क बढ़ाना पड़ेगा, तो उस पे बिकॉज अरमान जो है वो मार्केट में बैंक से बहुत ज्यादा बोरो करता है, तो उससे भी इनसे पूछा गया कि क्या आपकी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ सकती है वहां पे, तो अरमान ने वहां पे क्लियरली कहा कि जो हमने अभी रिसेंट फंड रेज किया है उससे हमारी डेट टू इक्विटी और कम हो गई है, हमारा आरओई ऑलरेडी अच्छा है, एसेट क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी है, प्रॉफिट नंबर्स ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं इतने कुछ क्वार्टर से। तो इनफैक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो आगे जाके और डिक्लाइन होगा। हमें नहीं लगता कि कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ से हमारा बढ़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ फंड अगर इनका यहाँ से और डिक्लाइन होता है, सो इसका क्लियरली मतलब है कि मार्जिन यहाँ से और इंप्रूव हो सकते हैं अरमान के, तो ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है जो अरमान ने शेयर करा है। देन हिस्टोरिकली इनका कहना है कंपनी का कि कोई मेजर चैलेंज इन्हें देखने को नहीं मिला है, जब भी इन्हें फंड रेज करना पड़ा है बहुत इजीली इस कंपनी ने फंड रेज जो है वो कर लिया है। अब तेलंगाना में जो इन्होंने एंटर किया है लास्ट ईयर, उसमें इन्होंने अभी सिर्फ माइक्रो लैब प्रोडक्ट ही लॉन्च किया है, वहां पे अभी ये माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हैं। सो इनका कहना ये है कि अभी स्टार्ट किया उस मार्केट के अंदर और रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। एंड एक एक चीज हो सकती है कि वहां पे जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो कंपेयर टू अदर स्टेट्स, बिकॉज साउथ में जो है वो कंपटीशन ज्यादा है। हमने बार बार यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि मोस्टली आप बैंक्स एनबीएफसीज देखोगे, इनका इनका जो पेनेट्रेशन है वो साउथ रीजन में ज्यादा है। चाहे वो जीवन हो, एक्विटास हो, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो, इनकी सबकी आप प्रेजेंस देखोगे तो मेजरली ये साउथ में ही प्रेजेंस है, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा है। सो वहां पे अरमान का कहना है कि हो सकता है तेलंगाना में हमारी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो कंपेयर टू अदर स्टेट्स, लेकिन प्रॉफिटेबल ग्रोथ रहेगी और धीरे धीरे हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे माइक्रो लैब के साथ में माइक्रो फाइनेंस लोन भी हम यहाँ पे देना स्टार्ट करेंगे। बाकी माइक्रो लैब का उनका वही है कि 3 से 6 लाख 10 लाख का ये लोन रहेगा 2 से 6 साल के लिए। एंड इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज अरमान के पास में ये है, मैनेजमेंट का जो कहना है कि जो रूरल कस्टमर्स को ये टारगेट कर रहे हैं वहां पे बैंक्स एनबीएफसी की प्रेजेंस नहीं है, बिकॉज बैंक एनबीएफसी के लिए बहुत हाई कॉस्ट मॉडल हो जाता है ये। जो हमने 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का जो मॉडल डिस्कस किया था, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का मॉडल भी पूरा यही है, वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं एमएसएमईज को रूरल एरियाज में, और वो कंपनी ये काम 30-40 साल से करती आ रही है। सो उन्हें अच्छे से पता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स की अंडरराइटिंग कैसे करी जाती है, बिकॉज जो रूरल एरियाज में कस्टमर्स होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी की मेट्रो सिटीज में या टीयर 1 सिटीज में होती है। तो वहां पे अगर बैंक या बड़ी एनबीएफसी जाके अगर लोन दे उन कस्टमर को, तो उनके लिए काफी ज्यादा हाई कॉस्ट मॉडल हो जाता है, बिकॉज वहां उन्हें ब्रांच सेटअप करना पड़ेगा, देन मैन पावर ज्यादा हायर करनी पड़ेगी, उसके ऊपर से रिस्क भी ज्यादा है उन टाइप ऑफ लोन में, तो इसीलिए मोस्टली बैंक एनबीएफसी जो है वो इग्नोर करते हैं उन कस्टमर्स को लोन देना। वहीं पे जैसे अरमान हो या 5 स्टार हो, इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो जाता है। सो यही चीज अरमान को कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्हीं कस्टमर से डील करते हैं, इन्हीं रीजन में डील करते हैं इतने सालों से। सो ये काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को कि ये प्रोडक्ट जो है वो उनके लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा आने वाले सालों में। देन
अभी इनिशियली जो ईएमआई है वो ये छोटा रखेंगे, कम मंथली ईएमआई कम होगी कस्टमर्स की, टेन्योर ज्यादा होगा लोन का, जिससे कि कस्टमर्स के ऊपर ईएमआई का बर्डन ना रहे। एंड क्योंकि वो लोन जो है वो कोलैटरल रहेगा, तो वैसे तो वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन रूरल एरियाज में इन कस्टमर्स की प्रॉपर्टी को पोजेस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। बट इन रिटर्न एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कस्टमर्स को ऑब्वियसली ये होता है कि उनकी प्रॉपर्टी एज अ कोलेटरल है लेंडर के पास में, तो वहां पे वो फोर्सफुल हो जाते हैं उस लोन की रीपेमेंट को कंटिन्यू रखना, मतलब उनकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। तो थोड़ी सी जो लोन की क्रेडिट कॉस्ट है या एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग रहती है इस टाइप ऑफ लोन में। देन अंडर राइटिंग पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है अभी। और जो इंडिविजुअल बिजनेस लोन है अरमान फाइनेंशियल का, इंडिविजुअल बिजनेस लोन वही होता है जब आप ग्रुप लोन ऑफर कर रहे हो कुछ कस्टमर्स को, कुछ कस्टमर्स का बिहेवियर अच्छा है, कैड बिहेवियर अच्छा है, अब आप उनको इंडिविजुअल लोन ऑफर कर रहे हो, बिकॉज इंडिविजुअल लोन में टिकट साइज ज़्यादा होता है और एज अ लेंडर आप मार्जिन भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। सो इंडिविजुअल लोन अभी इनके टोटल लोन बुक का सिर्फ 3% है, और इनका टारगेट ये है कि आने वाले 2-3 सालों में जितने भी इंडिविजुअल लोन है कंबाइनिंग एमएसएमई, माइक्रो लैब, आपका टू व्हीलर लोन एंड इंडिविजुअल बिजनेस लोन, ये तीनों प्रोडक्ट जो है ये इनके टोटल लोन बुक का 35% के आसपास हो जाएगा अगले 2 से 3 साल में। ये कंपनी का टारगेट है। बाकी ग्रोथ पे तो वही गाइडेंस है 35 से 40%। एंड एक और इंटरेस्टिंग इनसाइट इस कंपनी ने शेयर करी है कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग है वो तो अभी तो ग्रुप लोन है, मोस्टली आप ग्रुप ऑफ वुमेन को लोन देते हो विलेजेस में। बट कंपनी का ये कहना है मैनेजमेंट का कि आने वाले साल आने वाले टाइम में ये जो ग्रुप लोन है ये बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, और इंडिविजुअल बिजनेस लोन जो है ये प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। बिकॉज एक तो सबसे पहला रीजन इसका ये है कि कस्टमर खुद चाहते हैं कि हम इस सिस्टम से बाहर आए, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ग्रुप लोन लेते हो तो काइंड ऑफ वो एक तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल टिकट साइज लोन मिलता है आपको, और आपको एक ग्रुप के साथ फोर्सफुली एसोसिएट होना पड़ता है उस लोन को बोरो करने के लिए। तो यहाँ पे एक तो कस्टमर खुद चाहता है कि अगर मेरा क्रेडिट बिहेवियर अच्छा है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और मेरी लोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मुझे इंडिविजुअल लोन दिया जाए रादर देन कि मैं किसी ग्रुप के साथ में एसोसिएट हूँ। दूसरा एक और रीजन है इसका कि जो ग्रुप है, ग्रुप का साइज भी छोटा होता जा रहा है, बिकॉज पेनेट्रेशन बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी माइक्रो फाइनेंसिंग लोन ऑफर कर रही है, आजकल तो बैंक भी ऑफर कर रहे हैं। तो जहां पहले एक ग्रुप में 30-25 लोग होते थे, वो साइज भी कम होता जा रहा है, 20 लोग 15 लोग होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे साइज श्रिंक होता जा रहा है वैसे वैसे इंडिविजुअल बिजनेस लोन की डिमांड जो है वो भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली टिकट साइज भी लोगों को ज्यादा चाहिए, तो इंडिविजुअल बिजनेस लोन में आप टिकट साइज भी ज्यादा ऑफर कर सकते हो। सो ये 3 मेन इनसाइट्स हैं जिसकी वजह से अरमान की मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो ग्रुप लोन है माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, और इंडिविजुअल बिजनेस लोन जो है वो एक नया ट्रेंड होगा। ऑब्वियसली ये इनसाइट है, हो सकता है ऐसा हो भी, हो सकता है ऐसा ना भी हो, बट ओवरऑल मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है उसके लिए हम तैयार हैं। 35-40% की ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी को कंसिस्टेंटली हम ट्रैक कर रहे हैं। 300 नए एम्प्लॉयज हमने हायर करे हैं इस क्वार्टर के अंदर, जिससे हमारी एसेट क्वालिटी को और अच्छे से हम ट्रैक कर पाए। क्रेडिट कॉस्ट आपको 2.5% का आसपास एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाकी ग्रोथ 35-40% ही कंपनी टारगेट कर रही है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छे डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है। ऑब्वियसली वही इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। लोन ग्रोथ अगर ये 35-40% मेंटेन रखते हैं, जो इनकी गाइडेंस है उससे ज्यादा ही वैसे अभी अचीव कर रही है, और क्रेडिट कॉस्ट उस पर अगर 2.5% का भी रहता है, तो भी एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है ऐसी कंपनी में, ऐसी एनबीएफसी में। तो यही दो मेन चीज हमें टारगेट करनी है अरमान की। एक तो इनकी ग्रोथ रेट जो कि 35-40% से कम नहीं होनी चाहिए, एंड दूसरा क्रेडिट कॉस्ट नंबर जो कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 2.5-2.67% का क्रेडिट कॉस्ट ठीक ठाक है ऐसे बिजनेस मॉडल के लिए, बिकॉज ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन अच्छे अच्छे हैं इनके, और स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि सिर्फ 2,500 करोड़ का लोन बुक है, और कंपनी टारगेट कर रही है कि 5,000 करोड़ का लोन बुक जो है वो इन्हें अचीव करना है आने वाले टाइम में। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, करंट परफॉर्मेंस अच्छी है, एसेट क्वालिटी का नंबर हमें ट्रैक करते रहना है। बाकी ओवरऑल बिजनेस हम ट्रैक करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में भी कैसी परफॉर्मेंस लगती है। बट ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर, हमें ट्रैक करते रहना चाहिए। लेट्स सी अगले क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इनकी। बाकी डू लेट मी नो ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।